Welcome and namaskaram to everyone. I pleasantly welcome you all to the YouTube channel of Study IQ. मेरा नाम नानकी बवेजा है और मैं फैकल्टी फॉर इकोनॉमी हूँ यहाँ पे Study IQ पे। आज की वीडियो से हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम लक्ष्य है। और लक्ष्य का मतलब जो आप सबको ही पता होगा कि लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट। और हम इस सीरीज से किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। लास्ट एक साल में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा में बैठने वाले हैं 5 जून को, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को कंपाइल करेंगे, राउंड अप करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को हम स्टैटिक्स से लिंक करते हैं, किस तरीके से हमको दोनों को लिंक करते हुए अपने सिलेबस को कवर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी सीरीज से जिसका नाम है लक्ष्य, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। पहले तो करंट अफेयर्स तो हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट है, जो सिलेबस का पार्ट है, बहुत सारे लोग, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को पसंद नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, राइट? तो बट फिर भी क्या ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है? क्या हम इस सब्जेक्ट को मिस भी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आपको ये ग्राफ देगा। तो इस ग्राफ में क्या है, आज तक मतलब 2013 जब से पैटर्न चेंज हुआ था, 2013 ऑनवर्ड्स कितने क्वेश्चन हर साल आए हैं फ्रॉम दी पोर्शन इकोनॉमी, यहाँ पे इस ग्राफ द्वारा बताया गया है। सो आप देख लीजिए, तकरीबन अगर आप देखेंगे, अगर 2014 को छोड़ दिया जाए तो 2014 को छोड़ के अगर आप देखें तो तकरीबन इनफैक्ट 2021 में भी 14 डायरेक्ट क्वेश्चन थे इकोनॉमी में। तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में, तो 15 से 20, 100 ही तो टोटल क्वेश्चन होते हैं। तो 100 में से अगर 15 क्वेश्चन भी इकोनॉमी में से आ रहे हैं तो आई थिंक अपने आप आपको जवाब मिल गया होगा कि इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। इसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे अब आप हंस के पढ़िए या दुखी होकर पढ़िए, वो अब आप पे। और मैं कोशिश करूँगी जो दुखी होकर पढ़ते हैं वो दुखी ना होए, उनके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूँ ताकि बाय द एंड ऑफ द सीरीज आप लोग टोटली इक्विप हो जाए इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट से। और जैसे कि आप देखते जा रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, पहले क्या स्टूडेंट करते कि इकोनॉमी समझ नहीं भी आ रही तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक तो है ही है। लेकिन लास्ट 2 साल से अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हिस्ट्री और पॉलिटी का जो लेवल है क्वेश्चंस का वो इतना बढ़ता जा रहा है, इतने टफ होते जा रहे हैं क्वेश्चंस कि उस पे भी अब हम रिलाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बैंक अपॉन हिस्ट्री एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। तो आइए खुशी खुशी चालू करते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, विच विल बी कंडक्टेड ऑन 5th of June 2022। बिफोर, अच्छा एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक ये डाउट रहता है कि मैम किस प्रकार के, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन इकोनॉमी, वेदर दे आर स्टैटिक बेस्ड, वेदर दे आर कंटेम्प्रेरी बेस्ड। सो माई आंसर टू दोज all those students would be कि it's a blend of both। blend है दोनों का, स्टैटिक पोर्शन से भी पूछा जाता है और करंट अफेयर्स में से भी पूछा जाता है। और किस तरीके से करंट अफेयर्स और स्टैटिक को ब्लेंड किया जाता है वो हम जैसे जैसे हमारी लेक्चर सीरीज आगे बढ़ाएंगे अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा कि कैसे कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में है वहाँ से तो न्यूज़ उठा ली जाती है और उसका स्टैटिक पोर्शन किस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम कवर करने वाले हैं। तो आइए हमारी फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है पेमेंट बैंक्स गेट शेड्यूल स्टेटस। तो पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, राइट? आपने पढ़ा ही होगा जब आपने सिलेबस कवर किया होगा कि पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। तो पेमेंट बैंक्स को अब शेड्यूल्ड स्टेटस भी मिल गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो शेड्यूल स्टेटस है, जिस कौन से शेड्यूल की यहाँ बात करी जा रही है। और इसी तरीके से यही एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को, अपने कंटेम्प्रेरी पोर्शन को स्टैटिक से लिंक करते हैं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को लिंक कर रहे हैं। तो जब हम शेड्यूल स्टेटस की बात कर रहे हैं, सो वी आर रेफरिंग टू दी
वी आर रेफरिंग टू द सेकेंड शेड्यूल ऑफ विच एक्ट? ऑफ आरबीआई एक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, आरबीआई एक्ट 1934 में एक शेड्यूल मेंशन है सेकेंड शेड्यूल के नाम से। अगर कोई बैंक का नाम उस लिस्ट में आ जाता है या वो अपने आप को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करवा के उस लिस्ट के अंदर अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं, तो क्या कहा जाता है? उन बैंक्स को शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है। तो अब से आरबीआई के मॉडिफिकेशन के बाद आरबीआई ने अब परमिशन दे दी है पेमेंट बैंक को कि दे कैन ऑल्सो गेट लिस्टेड अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम शेड्यूल स्टेटस की बात करें तो शेड्यूल हमने बात कर ली, शेड्यूल स्टेटस क्या है, किस तरीके से मिलता है। ऑल्सो एक बात आपको और स्टैटिक पोर्शन में कवर करनी पड़ेगी, दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग अंडर शेड्यूल स्टेटस। इन सब के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ हम आपकी परेशानी बढ़ाने तो आए नहीं है। तो इसलिए वीडियो के साथ जो पीडीएफ अटैच्ड है, जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन है अलॉन्ग विद कंटेम्प्रेरी आपके कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड किया गया है। बस अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वीडियो देखना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, जाके पीडीएफ से रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो एक चीज़ तो हमें पढ़ ली कि व्हाट इज शेड्यूल स्टेटस। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग लिस्टेड अंडर द शेड्यूल स्टेटस, अब हम पढ़ेंगे। और साथ साथ आपको क्या प्रिपेयर करना है स्टैटिक पोर्शन से कि व्हाट आर दी पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स क्या हैं? पेमेंट बैंक्स सुनते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए? सबसे पहले नचिकेत मोर कमेटी, 100 crores पेड अप कैपिटल, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बट कैन नॉट ग्रांट लोन्स। अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मतलब वो डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, अगर वो लोन्स नहीं दे सकते तो मतलब वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में भी जो हम पेमेंट अलाउ करते हैं वो भी एक तरीके का लोन हो गया। तो जब लोन दे ही नहीं सकते पेमेंट बैंक्स तो मतलब वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। तो ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो बिल्कुल जैसे ही वर्ड आपके सामने आए एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए, एकदम आपके सामने, आपकी मेमोरी में, आपके ब्रेन में फ्लैश हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं what has been the benefits, what are the benefits or what have been the benefits of getting listed under the schedule status of RBI। सबसे पहला बेनिफिट जो बैंक्स को मिलता है जब उनकी लिस्टिंग हो जाती है सेकेंड शेड्यूल के अंडर, वो है दैट दे कैन पार्टिसिपेट अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? अपने एक फिर से स्टैटिक पोर्शन जो आपको प्रिपेयर करना है, राइट। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई द्वारा प्रोवाइड करी गई एक फैसिलिटी है टू द शेड्यूल बैंक्स वेयर दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम द आरबीआई ऑन द रेट विच इज रेपो रेट प्लस 1%। तो जब बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है, जब बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होता है? रेपो रेट प्लस 1%। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो until unless a bank is listed under the second schedule, they are not, this facility is not allowed to them. Another benefit is they can get access to the clearing house. So clearing house एक ऐसा intermediary होता है, क्लियरिंग हाउस एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लियरेंस में हेल्प करता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, सिक्योरिटीज। नेक्स्ट बेनिफिट जो होता है, नेक्स्ट बेनिफिट इज दे बिकम एलिजिबल फॉर लो इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द बैंक्स। एंड द लास्ट benefit that they get after getting listed, they get is access to currency storage facility। currency storage facility क्या होती है? एक तिजोरी होती है, एक वॉल्ट होता है आरबीआई द्वारा क्रिएटेड, जहाँ पे बैंक्स अपने कैश को जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस द्वारा। और ये कब एक्सेस मिलता है बैंक्स को? जब they are listed under the second schedule of the RBI Act 1934। तो
इस एक्सटेंट तक, समझ पा रहे हैं ना आप, इस एक्सटेंट तक आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड देन आई कैन प्रॉमिस कि आप जाके वहाँ पे कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल भी इस डायलेमा में नहीं रहेंगे पेपर देने के बाद कि भाई क्या हुआ, पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या करूँ, मेंस की प्रिपरेशन करूँ, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करूँ। ये जो डायलेमा होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस डायलेमा, इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस डायलेमा, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रिपेयर। इतनी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतनी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो, ताकि आपके सामने क्वेश्चन आए आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जी यही इसका राइट आंसर है। और वो किस तरीके से होगा, जब आप इतने डेप्थ में जाके इतने अच्छे से हर डायमेंशन को कवर करेंगे, तभी जाके आपको ये इस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। एक प्रीलिम्स का ये PYQ है, ये क्यों मैंने यहाँ पे दिया है, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अराउंड 2016 में आया था, जब पेमेंट बैंक्स के लाइसेंसेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, व्हाट यूपीएससी डज इज, यूपीएससी करंट में से तो हेडलाइन उठा लेते हैं, टॉपिक और यू कैन से ब्रॉड थीम, ये लोग हेडलाइन में से उठा लेते हैं। तो उस टाइम क्या चल रहा था, पेमेंट बैंक को उसी टाइम फ्रेश लाइसेंसेस इशू हुए थे, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, दे गो बैक टू द स्टैटिक, और स्टैटिक भी नहीं तो आई वुड रादर वांट टू यूज द टर्म कॉन्सेप्ट्स। यूपीएससी उसके बाद क्या चेक करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है स्टूडेंट को, कितने अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट आर दी पेमेंट बैंक। एंड देखिए क्या स्टेटमेंट डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट स्टेटमेंट्स नहीं पूछे गए हैं, बहुत ईजी स्टेटमेंट्स हैं। मोबाइल telephone companies and supermarkets chains that are owned and controlled by residents are eligible to promote the payment bank. They can issue both credit and debit card, and they cannot undertake lending activities. So simple, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं है। और इसी को ही कहते हैं कनेक्टिंग योर कंटेम्प्रेरी, कनेक्टिंग योर करंट अफेयर्स विद दी स्टैटिक पोर्शन। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ आज कवर हो गई है, चलते हैं हमारी सेकेंड न्यूज़ पे। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड पता तो कर लें कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनको सेकेंड शेड्यूल के अंडर लिस्ट किया गया है। फर्स्ट इज पेटीएम, देन इज एयरटेल पेमेंट बैंक, एंड द लास्ट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। आपको इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा कि व्हाट इज IPPB ऑल अबाउट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़ फॉर द डे इज tokenization. So RBI ने actually in order to protect the interest of the investors, in order to protect the interest of the depositors कौन हुए, आप और मुझ जैसे लोग जो अपना हार्ड अर्न मनी बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं। तो हमारे पैसे, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए RBI is promoting what? RBI is promoting tokenization. तो before getting deep into the news, let's first understand tokenization होता क्या है। So if you would have seen, आपका डेबिट कार्ड होता है, उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। उस पर यूजुअली आपका नेम होता है, उस पर डेबिट कार्ड नंबर होता है, उस पर एक्सपायरी डेट होती है, और उसके पीछे CVV नंबर दिया होता है। मोर और लेस ये 4 इंफॉर्मेशन जरूरी होती है कोई भी ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने के लिए। आई होप यू अग्री विद मी ऑन दिस, राइट। So tokenization is the process of converting. Tokenization is the process of converting these 4 information into a token number. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। अब आपको कहाँ पे गौर फरमाना है, अब आपको जाके पोर्शन में कॉन्सेप्ट्स में ये क्लियर करना है कि ये जो टोकन नंबर है जो क्रिएट होगा आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल दिस इनटू दिस टोकन, क्या ये टोटली सारे नंबर्स हैं, क्या ये अल्फा न्यूमरिक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि हमारे पैन कार्ड में होता है, हमारे पैन कार्ड के फर्स्ट 3 जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, राइट। फर्स्ट 3 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो हमें ये इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे भी यही चीज़ क्लियर करनी है कि जो ये टोकन नंबर जनरेट होगा इन द प्रोसेस ऑफ टोकनाइजेशन, क्या ये
अल्फा न्यूमरिक कोड होगा, ये सारे अल्फाबेट्स होंगे या सारे नंबर्स होंगे। टोकनाइजेशन हम समझ चुके हैं कि क्या होता है। आपको डेट नहीं याद रखनी है कि ये कब से आरबीआई ने बोला है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि दिस डेट हैज रिमेन कांस्टेंट। पहले आरबीआई ने जनवरी 1 2022 की डेडलाइन दी थी, बट इकोनॉमी की परिस्थिति देखते हुए, स्थिति देखते हुए ये चीज़ डेडलाइन शिफ्ट कर दी गई। हो सकता है ये डेडलाइन फिर से शिफ्ट कर दी जाए, तो आपको डेट पे गौर नहीं फरमाना है। आपको क्या गौर फरमाना है कि टोकनाइजेशन क्या होता है, प्लस जो कोड जनरेट होगा वेदर वो अल्फा न्यूमरिक होगा या सारे नंबर्स होंगे या ब्लेंड ऑफ बोथ होगा। चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस टॉपिक पे बहुत सालों से चर्चा हो रही है। इस बार भी बजट रिलीज होने से पहले अटकलें लगाई गई थी कि क्या इस साल जो हमारा बजट है कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा अबाउट दी डिजिटल करेंसी और द लॉन्चिंग ऑफ डिजिटल करेंसी इन आवर कंट्री। तो इस टॉपिक को समझने के लिए न्यूज़ देखो बाद में पढ़ेंगे हम। न्यूज़ में जब मैं पढ़ा रही हूँ न्यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे। हमें पहले ये पता, हेडलाइन पढ़ते ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमें स्टैटिक पोर्शन पे कहाँ कहाँ जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वहाँ पे चेक क्या होगा, अल्टीमेटली वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स को ही चेक किया जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिएट मनी क्या होता है। व्हाट इज फिएट मनी, व्हाट इज लीगल टेंडर। यू शुड हैव क्लैरिटी ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स। फिर आपको और क्या पता होना चाहिए कि हाउ द डिजिटल करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द वेल नोन क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि हम क्या जानते हैं क्रिप्टो करेंसी, और हम अक्सर पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये गलती करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी समझ ले। तो इसके लिए पहले तो डिजिटल करेंसी तक पहुंचने के लिए आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, दैट व्हाट इज फिएट मनी, देन व्हाट इज लीगल टेंडर। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि लीगल टेंडर क्या होता है, तो जो लीगल टेंडर मतलब जो आपकी फिजिकल कैश हम यूज करते हैं, जब हम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, दैट इज व्हाट इज डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी इज ऑलवेज बैक्ड बाय सम सॉवरेन अथॉरिटी। सॉवरेन अथॉरिटी कुड बी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, बट कोई बैकिंग है, रेगुलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी की तरह अनरेगुलेटेड नहीं है कि पता ही नहीं है कि उसके ओनर कौन है, उसके इशूअर कौन है। यूज्ड फॉर स्पेकुलेशन, मॉनेटरी गेन्स के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, सट्टेबाजी के लिए क्रिप्टो को यूज किया जाता है। जबकि डिजिटल करेंसी क्या है, इट इज सिंपली द डिजिटल फॉर्म ऑफ द फिजिकल करेंसी और द फिजिकल नोट्स दैट यू आर यूजिंग इन द डेली और द एवरीडे लाइफ। So this is the table which shows the difference between the central bank digital currency and the cryptocurrency। दोनों का डिफरेंस बहुत क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। आराम से बैठ के इसको पढ़िएगा। आपके जो PDF है जो कि लेक्चर के साथ आपको मिलेगा, उसमें भी ये टेबल बनी हुई है। आराम से बैठ के तसल्ली से चीज़ों को समझने के लिए की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं है कि बस यहाँ पे हमने वीडियो देखा, वी आर डन। जाके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर आपको ही करने पड़ेंगे। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम तो सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो मेहनत है ना, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। चलते हैं हमारी लास्ट न्यूज फॉर द डे। सो जो लास्ट न्यूज फॉर द डे है दैट इज RBI सरप्लस ट्रांसफर। सो RBI सरप्लस ट्रांसफर किसको करती है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में ये सुनते ही आना चाहिए वो ये आना चाहिए, पूछो आप अपने आप से, ऐसा क्यों है कि RBI को हर साल सरप्लस ट्रांसफर करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? क्या किसी प्रोविजन, किसी एक्ट में लिखा गया है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या इसके पीछे कोई लॉजिक है? भाई जितना चीज़ों को आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ही आपको कम रट्टा मारना पड़ेगा। वरना अगर आप हर चीज़ का रट्टाफिकेशन, इफ़ यू स्टार्ट क्रैमिंग अप एवरीथिंग, देन देयर आर हाई चांसेस कि आप एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ तो भूलोगे, कुछ ना कुछ तो गलत करोगे, क्योंकि भाई इतना प्रेशर होता है वहाँ पे, तो कहाँ कहाँ बंदा क्या याद रखेगा, राइट? सो
आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर क्यों करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्स आरबीआई। जैसे कि मान लीजिए अगर आज आप अपना कोई बिजनेस खोलते हैं तो आपने वहाँ पे पूंजी इन्वेस्ट करी है, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, सारा पैसा आपने लगाया है, मेहनत भी आप कर रहे हैं, तो जो उसके प्रॉफिट्स आएंगे उसका हकदार कौन होगा? उसका हकदार भी आप और सिर्फ आप होंगे। सेम वे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्स आरबीआई। तो आरबीआई कि जो ऑपरेशंस करने से, आरबीआई जितने भी ऑपरेशंस करता है थ्रू आउट द ईयर, उसको जो भी उससे प्रॉफिट आता है उसका कुछ पोर्शन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही होगा। सो दिस ईयर RBI has transferred almost 99,000 crores to the central government. अब चलते हैं इसके स्टैटिक पोर्शन पे, चलते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहले तो आपको RBI, एक तो ये RBI ऐसा टॉपिक है जो कि ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है यूपीएससी का। आप उठा के देख लीजिए पिछले 7 साल के पेपर, एवरी ईयर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आरबीआई की या तो फंक्शन या उसकी मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई एक्ट में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। इनफैक्ट इस साल जो 2021 का पेपर गया, डायरेक्ट रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन क्या था? लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। वाई आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो सीधा मतलब यूपीएससी ने इतनी भी जहमत नहीं करी कि वो ऑप्शंस जो स्टेटमेंट्स है उनको चेंज करे। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट और 2021 में फिर से इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आरबीआई इज समथिंग जो ऑल टाइम फेवरेट है यूपीएससी का। इसको कहाँ से पढ़ना है? आपकी एनसीईआरटी। ये वर्ड जो है ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, क्लियरली मेंशन्ड है। इट इज very clearly given in the 12th standard NCERT of 12th standard NCERT, which is macroeconomics वाली, that RBI is the lender of last resort. तो पहला टॉपिक जो हमें क्लियर करना है is this: under which act it is provided that RBI has to transfer surplus money to the government, right? And last but not the least is, क्या कोई ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, क्या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है इकोनॉमिक सर्वे या बजट में? अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात कर ही रहे हैं तो एक और बात बता देती हूँ आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज रहते हैं, क्या मैम कवर मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ना है हमें बजट, हमें इकोनॉमिक सर्वे, किस तरीके से क्या चीज़ पे फोकस करना है? तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों पे कोई अगर इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यू हैव टू स्किम थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे एंड नॉट दैट कि ईच एंड एवरी लाइन। जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीलिम्स, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ दिख रहा है, कहीं पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि पैटर्न ट्रेंड्स पे हर साल यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछने लग गया है, दैट जीडीपी ऑफ द कंट्री इज स्टीडली फॉलिंग। स्टीडली, ये वर्ड्स तो इतने ऑल टाइम फेवरेट हो गए हैं यूपीएससी की, हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमें ट्रेंड भी देखना है, और हमें ग्राफ कहाँ मिलेगा इससे रिलेटेड? इकोनॉमिक सर्वे में, दैट क्या ट्रेंड रहा है आरबीआई का व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफरिंग द सरप्लस पेमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो लेट अस सी कि क्या कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्या कोई पैटर्न बन रहा है। तो देखें तो पैटर्न 2010 मतलब लास्ट 10 ईयर्स में कोई भी पैटर्न, मतलब पहले ये इंक्रीज हुआ, फिर स्टैग्नेंट हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, ऑल टाइम हाई पहुंचा ये 2018-19 में, राइट? जहाँ पे ये क्रॉस किया था समवेयर अराउंड, दिस वाज 1,32,000, कुछ ऐसा सा फिगर था जो ऑल टाइम हाई रहा। ऑल ऑफ अ सडन यू कैन सी फॉल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा पैंडेमिक आया, कोविड हुआ, हम घर में लॉक हो गए, एंड देन अब ये फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कोई पैटर्न बनता दिख रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? ऐसा कोई सा भी पैटर्न हमें यहाँ पे फॉर्म होता नहीं दिख रहा है। तो अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में, दैट द आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 5 years, तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्योंकि इफ़ यू सी इन लास्ट 5 years, अगर हम लास्ट 5 years यहाँ से भी उठाएं, 2016-17 से भी उठाएं, तो कोई एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं, इट इज जिगजैग, ऊपर नीचे है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है।
एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं बन रहा है। तो इसी तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, इसी तरीके से अगर हम टारगेट करते जाएंगे तो हमारा कंटेम्प्रेरी तो पूरा कवर हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपके स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा, और बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज विच इज़ लक्ष्य, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारा हो चुका है, अब हमें सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए तैयारी करनी है या ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, अपेयर करने हैं, CSAT पे ध्यान देना है, राइट। ऑल्सो वन थिंग, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है आफ्टर द लेक्चर जो यहाँ मैं एड्रेस नहीं कर पाई, तो यू आर ऑलवेज फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। ऐसा हो सकता है कि मैं इमीडिएटली रिप्लाई ना कर पाऊँ आपको, बिकॉज मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है, बट सर्टेनली आई विल गेट बैक टू यू वेन एवर आई सी योर मैसेज। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम ID where you can ping me, where you can drop your message with your queries, name and number. Till then, all the best to all of you. Please keep revising. Please go back and check your static portion. Get your concepts right. All the best to all of you.